नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। राजनीति की नब्ज जानना हो तो दिल्ली चले आइए, सियासत के मर्म को समझना हो तो दिल्ली चले आइए, समूचे देश को एक आईने में उतारना हो तो दिल्ली चले आइए। और इन सब के बीच राजनीतिक सत्ता चीज क्या होती है जानना, समझना, बूझना हो, और इन सब के साथ ही स्वयंसेवक किस रूप में राजनीतिक सक्रियता दिखाते हैं, सब कुछ समझना हो तो दिल्ली चले आइए। तो आइए दिल्ली चलते हैं और दिल्ली के भीतर एक दो नहीं बल्कि 13 राज्य ही नहीं बल्कि संतरी मंत्री हर कोई कैसे किस रूप में मौजूद है। शुरुआत आज इसी से। हमारे तमाम रिपोर्टर दिल्ली के इर्द गिर्द जो भी राज्य आपके जहन में आता है वहां चलते हैं। दिल्ली में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे वोटर रहते हैं। इनको न केवल लामबंद करना है बल्कि इन तक बीजेपी का संदेशा भी पहुंचाना है। इसके लिए बीजेपी के नेता और मंत्री सहित संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी यूपी से दिल्ली पहुंच रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ एक है और वो है मिशन दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन बिहार के बीजेपी नेता जी जान से दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए जुटे हैं। चुनाव दिल्ली में है, लेकिन जनता पंजाब की परेशान हो रही है। वजह बिल्कुल साफ है, पंजाब के तमाम मंत्रीगण फिलहाल दिल्ली में विधानसभा चुनावों के जीतने की फिराक में लगे हुए हैं। अब नाक की लड़ाई दिल्ली की है और जिताऊ नेताओं के साथ साथ आरएसएस के कार्यकर्ता भी दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में धुआंधार रैलियां करेंगे। राजस्थान में 25 के 25 सांसद समेत 40 से ज्यादा पार्टी के विधायक बीजेपी के प्रचार के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। यही नहीं, आरएसएस और बीजेपी के राजस्थान की पूरी इकाई अगले 7 दिनों तक दिल्ली में डेरा डालेगी। सब लोग दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली का मतलब क्या है? दिल्ली कोई मिशन है, दिल्ली कोई प्रयोगशाला है, दिल्ली कोई ऑपरेशन है? शायद इसीलिए लिखना पड़ रहा है अब दिल्ली वाकई एक ऑपरेशन की स्थिति में आ चुका है। केंद्र में कौन है दिल्ली के? मुद्दा कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल क्या कहते थे एक वक्त और उसके बाद कैसे बदल गए? 5 सवाल आज उठ कर आए, तो 5 सवालों को दिखाने के बदले हम केजरीवाल को दिखाते हैं उस क्या कहते थे, पलटे कैसे। हम लोग ना किसी से समर्थन लेंगे और ना किसी को समर्थन देंगे। और लोकपाल बिल पास करने के बाद 15 साल में शीला दीक्षित सरकार में जितने घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराएंगे। सरकार से कोई बंगला नहीं ले रहा। तो पता चला नरेंद्र मोदी तो उनके हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मुकेश अंबानी के प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमते हैं भाई साहब। सारे मुद्दे एक वक्त उठ रहे थे, लेकिन ये सारे मुद्दे दोबारा इसी चुनाव में इस रूप में उठेंगे किसने सोचा होगा। बीजेपी ने सीधे तौर पर केजरीवाल के सवालों को केजरीवाल के ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसके मतलब क्या है? इसके मतलब दिल्ली को लेकर क्या है? जरा रिपोर्ट देखें। सत्ता में आने के लिए अपने सिद्धांतों को उन्होंने तिलांजलि क्यों दे दी? तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से Z कैटेगरी के 30 आरक्षियों को अपनी सुरक्षा में क्यों स्वीकार किया? लेकिन एक चीज है, हमें अफवाहों से बचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अफवाहों की, झूठ बोलने की मशीन है। बीजेपी ने ईमानदारी के सवाल उठाए हैं और जिस ईमानदारी का सवाल अन्ना आंदोलन के वक्त दिल्ली में गूंजा करता था, उसी ईमानदारी के सवालों के कटघरे में केजरीवाल को बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। यानी संकेत साफ दे दिए हैं कि आंदोलन के दायरे से बाहर दिल्ली चुनाव होने नहीं जा रहे, क्योंकि आंदोलन से ही केजरीवाल निकले और आंदोलन से ही किरण बेदी, दोनों एक दूसरे के सामने। तो फिर आंदोलन के मुद्दे दरकिनार क्यों किए जाए? तो ऐसे में बीजेपी के 5 सवालों ने आंदोलन के दौर की ईमानदारी और सत्ता पाने बाद की बेईमानी का जिक्र कर संकेत यह भी दे दिया कि आंदोलन के दौर का सवाल ईमानदारी वाले थे, जिसे सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने नहीं माने। तो अब सवाल 3 है। पहला, सत्ताधारी को वादे निभाने चाहिए। दूसरा, सत्ता में आने के बाद भी सादगी बनी रहनी चाहिए। और तीसरा, सत्ता के लिए गठबंधन नहीं होना चाहिए। Why did his government initiate a move to ask for SUVs to be used for official purpose? ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल का भी राजनीतिकरण हो चुका है, जो वो सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ
वैसे ही खड़े हो गए जैसे आज की तारीख में लालू के साथ नीतीशा खड़े हुए हैं, या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन तोड़कर उसे वसूली वाली पार्टी बताकर भी बीजेपी ने सत्ता के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया, या फिर जम्मू कश्मीर में जो कयास लग रहे हैं कि बाप बेटी की सरकार के साथ बीजेपी गठबंधन कर सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है केजरीवाल का राजनीतिकरण शुरू हो चुका है। पिछले 7 महीने में बीजेपी ने जो काम करे हैं, सारे लोग कह रहे हैं मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, जनता कह रही है जी धोखा हो गया, धोखा हो गया। क्योंकि आंदोलन के दौर में केजरीवाल का राजनीतिकरण तो सत्ता में आने के बाद वैसे ही हो गया जैसे महाराष्ट्र में पवार के परिवार के खिलाफ फाइल अभी तक नहीं खुली है, और जिसका जिक्र बीजेपी ने यह कहकर कर दिया कि शीला दीक्षित के खिलाफ तो फाइल आपने भी नहीं खोली, और जैसे हरियाणा में रॉबर्ट वड्रा को लेकर फाइल अब भी अटकी पड़ी है। दरअसल केजरीवाल का राजनीतिकरण वाकई हुआ है, क्योंकि सादगी को लेकर केजरीवाल के राजनीतिकरण को लेकर जो सवाल उठे वह भी मेट्रो से लाल बत्ती वाली गाड़ी और सुरक्षा लेने पर उतर आए। तो क्या केजरीवाल ने सादगी छोड़ दी और देश के 90% राजनेताओं के कतार में आकर खड़े हो गए जो सुरक्षा चाहते हैं? और केंद्र की सरकार के भीतर भी तो जेट सुरक्षा को लेकर मारामारी है, और इन सब के बीच सांसद तो ऐसे हैं जो सादगी नहीं बल्कि सिर्फ रईस ही रईस है, क्योंकि मौजूदा वक्त में संसद के भीतर ही करोड़पति सांसदों से लेकर प्राइवेट जेट में घूमने वाले सांसदों की तादाद सैकड़ों में है। बीजेपी के केजरीवाल पर लगाए आरोप की फेहरिस्त पहली बार यह सवाल भी खड़ा कर रही है कि जो वादे चुनाव से पहले हों उसे निभाना चाहिए। तब सवाल यह भी है कि भ्रष्टाचार, काला धन, महंगाई और रोजगार, ये 4 सवाल ऐसे हैं जो आजादी के बाद से कमोवेश हर राजनीतिक दल ने हर चुनाव के वक्त उठाए, और पिछले बरस के लोकसभा चुनाव से लेकर हर विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे उठाए गए, लेकिन ये सिर्फ वादे रहे, स्थिति जस की तस। असल में बीजेपी का सवाल यह नहीं है कि जनता के साथ हर राजनीतिक दल धोखा करता है। बीजेपी का सवाल यह है कि केजरीवाल भी बाकी राजनेताओं की कतार में आकर खड़े हो गए हैं और इसे दिल्ली चुनाव में वोटर मान ले। लेकिन यहीं से एक दूसरी आवाज भी निकल रही है कि क्या दिल्ली के चुनाव आने वाले वक्त के लिए एक ऐसी लकीर खींचने वाले हैं जिसमें वाकई ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण हो जाए और तमाम राजनीतिक दलों को ईमानदारी के दायरे में खड़े होकर दूसरे को ईमानदारी के कटघरे में खड़े करने की स्थिति आ जाए। वो जो भी 10 फरवरी तक इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सवाल तो हर दिन पूछे जाएंगे, लेकिन आज पहले दिन जब सवाल लेकर मंत्री महोदय आए तो पत्रकारों ने सवाल किए। हमें लगता है वो हिस्सा भी आपको देखना चाहिए। ये 5 सवाल आपने पूछे हैं, इसके पहले भी 18, 30 और 49 सवाल बीजेपी पूछ चुकी है। इन 5 सवालों में नया क्या है? ये 5 सवाल फिर से आप इसको अगर आपको लग रहा है कि आप पहले सुन चुके हैं तो आप छोड़ दीजिए, बाकी लोग आज हम चला देंगे। नहीं, अगर आपको छोड़ दें, अगर आपको लगता है ये नए नहीं है तो आज अपने प्रकाशन को छोड़ते हैं, हम लोग फिर आपको कल और आपके दृष्टिकोण से नया बना के देंगे। आज राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी महंगा सूट पहनते हैं, गरीब के खाते में कर देते हैं, 15 लाख रुपए आने से काले धन से। अभी दिल्ली के चुनाव पर बात करें। पॉलिटिकल सवाल पूछिए, मुझे सुनाई देगा, मुझे पता है। जी ने अपना विजन जो है ट्विटर पे जारी कर दिया है, तो जो आपका विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है, क्या मतलब जैसे आएगा अमित जी आपको बता देंगे आगे। What? We'll come back to you on that subject. मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना कोई गलती थी? और बाहर से जो नेता बीजेपी में शामिल हुए मुझे लगता है कि सवाल का दिशा आपका क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं साहब? आप खड़े हो रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आपसे बैठे भी थे तो सुन रहा हूँ। जी, ये सवाल जवाब हर दिन होने हैं, इंतजार कीजिए। अभी वाकई वक्त बहुत है, क्योंकि 5 तारीख को वोट पड़ने हैं, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली सिर्फ राजधानी देश की नहीं है, बल्कि दिल्ली इस चुनाव के वक्त में देश ही में तब्दील हो चला है। जरा देखिए हम क्यों इस बात का जिक्र कर रहे हैं। समृद्धि और विकास वहां नहीं आती जहां पर झाड़ू होता है। समृद्धि और विकास तो वहां आती है जहां पे कमल का फूल खिलता है। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी कमल के लिए वोट मांग रही है। तो जिस आदमी को इस क्षेत्र से इतना लगाव होगा
वो आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो असली का आम आदमी ये होगा या असली का आम आदमी वो होगा जो केवल नारा बोलता फिर रहा है कि मैं आम आदमी हूँ। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम कल के बाद से दिल्ली में वोट मांगते नजर आएंगे और इस फहरिस्त में बीजेपी ही नहीं, संघ के 16 संगठन और खुद आरएसएस भी दिल्ली के बूथ दर बूथ को संभालेगा। और कैसे दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी संघ एक साथ खड़े हो जाएंगे, इसका खुला नजारा कल दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भी नजर आएगा, जहां मध्य प्रदेश के सीएम से लेकर मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री अरविंद मेनन मध्य प्रदेश के राजनीतिक कैडर और स्वयंसेवकों को समझाएंगे कि दिल्ली जीतनी कैसे है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में तैयारियां हो रही हैं शुक्रवार को होने वाली बीजेपी की बैठक के लिए। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक बीजेपी के मध्य प्रदेश इकाई की बैठक होनी है, जिसकी अगुवाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस बैठक में आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बैठक में इस बात का गुरुमंत्र दिया जाएगा कि दिल्ली फतह करने में और केजरीवाल को धूल चटाने में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता अपनी भूमिका कैसे निभाएं। तो कल 3 घंटे की मशक्कत दिल्ली जीतने के लिए मध्य प्रदेश के नेता, कार्यकर्ता और संघ की होगी। और ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमेगा, बल्कि उसके बाद राजस्थान के स्वयंसेवक भी जुटेंगे और इसके साथ ही बिहार यूपी के स्वयंसेवक भी। और इस रास्ते बिहार यूपी तो चल पड़ा है और वहां से 1-2 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा कार्यकर्ता और स्वयंसेवक दिल्ली की सड़क पर पहुंच रहे हैं। चूंकि दिल्ली में 31% जनसंख्या बिहार और पूर्वी यूपी के लोगों की है, तो फिर बिहार से 150 और यूपी से 100 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे जो 6 मंत्री हैं बिहार से, वो सभी केंद्रीय मंत्री चुनाव अभियान में लगे हैं, सभी माननीय सांसद लगे हैं। यहाँ से करीब 20 विधायक गए हैं और 100 के करीब हमारे संगठन के कार्यकर्ता जो चुनावी रचनाओं को देखते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, वैसे कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली का माहौल काफी अच्छा है। हमारे इन कार्यकर्ताओं के जाने से जो पूर्वांचली मत है, बिहारियों का मत है, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। सब कुछ दिल्ली के लिए और बिहार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत और निशंक ने भी दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया है। तो राजस्थान और पंजाब के बीजेपी नेता कार्यकर्ता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी हर के सामने मिशन अब एक ही है, दिल्ली मिशन। तो दिल्ली मिशन ऑपरेशन के जरिए कैसे आगे बढ़ेगा, इन सब के बीच हर कोई अपने अपने तरीके से समझा रहा है और शायद बुझाने वाली स्थिति में खुद को पेश भी कर रहा है। मसलन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, देखिए उनका क्या कहना है। अब आपको भी एक ऐसा विधायक चाहिए जो बिजली की संकट में सीधा मेरे पास आ सके। यहाँ पे कोई झुग्गी झोपड़ी के साथ कोई कठिनाई आए, सीधा वेंकैया नायडू जी के पास जा सके। कोई यहाँ पे कानून व्यवस्था की दिक्कत हो, कोई गुंडागर्दी हो, सीधा राजनाथ सिंह जी के पास जा सके। ऐसी सरकार दिल्ली में आए जो सरकार आपके प्रति वचनबद्ध हो, जवाबदार हो, आपकी समस्याओं को समझती हो, उन समस्याओं को सुधार करने में लगे। अब सवाल है विधायक होना कैसा चाहिए, इसको लेकर ये एक पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इन सब के बीच सब अगर दिल्ली में आ गए हैं तो राज्यों में क्या हो रहा है। चलिए हम आपको पंजाब इसलिए ले चलते हैं, अकाली और बीजेपी दोनों की सरकार, पूरी सरकार दिल्ली में, तो वहां पर क्या हो रहा है सचिवालय में, देख लीजिए। यह पंजाब सरकार का सचिवालय है और इसमें सभी मंत्रियों के कार्यालय हैं। जाहिर सी बात है, मंत्रियों से काम करवाने के लिए पूरे राज्य से लोग यहीं आते हैं। लेकिन फिलहाल यहां सन्नाटा पसरा है और जो इक्का दुक्का लोग आपको हीटर में हाथ सेंकते हुए नजर आ रहे हैं, ये मंत्री महोदय का स्टाफ है। इनको भी पता है कि मंत्री जी ने तो दिल्ली चुनाव तक आना नहीं है, कम से कम सरकारी बिजली का फायदा उठाकर हाथ तो सेक ही लिए जाए। और आज तक के कैमरे ने जिस भी मंत्री के कमरे में घुसकर देखा, सभी नदारद। इस सेक्रेटरिएट के हर एक फ्लोर पर लगभग इसी तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह बिल्कुल साफ है, मंत्री जी, सभी मंत्री, यूं कहिए कि ज्यादातर मंत्री फिलहाल दिल्ली के चुनावों में व्यस्त हैं और यहां पर जनता कहीं ना कहीं पस्त है। लोग मंत्रियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ यही मिल रहा है कि मंत्री जी फिलहाल दिल्ली में हैं। सेक्रेटरिएट में आज कोई नहीं मिला, हम काफी दिन चक्कर काट रहे हैं। सर कोई नहीं मिल रहा है, अभी कोई बता रहा है कहीं गए हैं, लेकिन हमारा कोई लोकेशन भी नहीं बता रहा उनका कहाँ पे गए हुए हैं। बोल रहे हैं आउट ऑफ टाउन है, सिटी है। सचिवालय खाली तो जनता का काम करेगा कौन, यह किसी को नहीं पता। राज्य में अकाली बीजेपी की सरकार है और दिल्ली के मैदान में दोनों ही पार्टी के लिए नाक का सवाल जीता बनी है।
तो खाली सचिवालय के चक्कर लगाते लोग करें क्या? सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। अब यहां सवाल है कि लोकसभा चुनाव में जनादेश के साथ सरकार बनी, दिल्ली में मोदी सरकार आए, बीजेपी जीती, उसके बाद तमाम राज्यों में चुनाव होते चले गए और उन सब के कहीं ना कहीं चुनावी नायक के तौर पर बीजेपी अध्यक्ष को ही सामने रखा गया। लेकिन दिल्ली में ऐसा क्या है कि यहां मिशन ऑपरेशन में तब्दील, ऑपरेशन एक पॉलिटिकल प्रयोगशाला में तब्दील, इसके मतलब क्या है? जरा सुन लीजिए और देख लीजिए। और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। तो लोकसभा चुनाव के मैन ऑफ द मैच और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के रणनीतिकार आखिर उसी दिल्ली में घिर गए हैं जहां से जीत का बिगुल फूंककर वह खुद गुजरात से दिल्ली तक पहुंचे। आलम यह है कि साम दाम दंडभेद की तर्ज पर दिल्ली ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दिल्ली की गलियों में राजनीति का ककहरा पड़ने वाले बीजेपी के कद्दावर नेताओं को लग रहा है कि उनकी राजनीति दिल्ली चुनाव में ठप है। तो बीजेपी अध्यक्ष को लग रहा है कि जीत का सिलसिला अगर दिल्ली में टूटा तो फिर तिलिस्म पूरे देश में टूट जाएगा। इसीलिए आखिरी रणनीति साधने के लिए मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक और स्वयंसेवक से लेकर 13 राज्यों की ताकत दिल्ली में झोंक दी गई है। आज 19 मंत्री और दिल्ली के सभी 7 सांसद एक साथ बैठे, हाईकमान के सामने बैठे, पूछा गया, सवाल जवाब हुआ और लगा यही कि अब मिशन से ज्यादा दिल्ली ऑपरेशन की शुरुआत होगी, क्योंकि केजरीवाल से हर दिन 5 सवाल पूछे जाएंगे और पार्टी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करेगी। तारीख शाम को 5 बजे तक 70 विधानसभाओं में 250 छोटे छोटे रैलियों को, सभाओं को भारतीय जनता पार्टी करेगी। जाहिर है अब रास्ता सिर्फ बूथ मैनेजमेंट का बचता है और इसके लिए दिल्ली के बीजेपी नेता अपनी रणनीति बचाने में भी लगे हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जीत का रथ बरकरार रखने के लिए हर क्षेत्र की ताकत झोंकने में तैयार है। इस तैयारी का ही असर है कि संघ के सभी 16 संगठन एक-एक सदस्य हर बूथ पर नियुक्त कर रहे हैं या कहें दे चुके हैं। उसके बाद दिल्ली के सांसद, मंत्री और प्रभारी यानी 19 लोगों की टीम हर बूथ पर तैनात रहेगी। एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने अपने 19 केंद्रीय मंत्री और 150 सांसदों की फौज को अब मैदान में उतार दिया है। दिन रात पार्टी के ऑफिस में केंद्रीय मंत्री खुद बैठकर रणनीतियां बना रहे हैं। पार्टी की धड़कनें किस हद तक बढ़ी हुई हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमित शाह ने नेताओं को ये हिदायत दी कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी लहर के भरोसे ही ना बैठे रहें, बल्कि जमीन पर उतरकर काम में भी जुट जाएं। तो मिशन से ऑपरेशन में तब्दील दिल्ली चुनाव में पहली बार संघ के 3 स्तर के अधिकारी राजनीतिक तौर पर शिरकत करेंगे। अभी तक सिर्फ संगठन मंत्री ही भागीदारी का रास्ता दिखलाते थे या ये कहें राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाते थे। लेकिन पहली बार दिल्ली चुनाव में आरएसएस के प्रांत, क्षेत्रीय और विभाग स्तर के स्वयंसेवक राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो चले हैं। असर इसी का है कि दिल्ली के नेताओं के बीच पहली बार यह सवाल भी बड़ा होने लगा है कि अगर दिल्ली से बाहर आकर बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता या स्वयंसेवक चुनाव जिता देते हैं तो हर राज्य में यही प्रयोग किया जाएगा। यानी बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव एक ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला में इस दौर में तब्दील हो चुकी है जहां पर अगर पूरी बीजेपी और संघ जुट जाए तो फिर हर राज्य का हर नेता कोई मायने नहीं रखता है। और अगर इन सब के बावजूद हार मिल जाए तो फिर आने वाले वक्त में एक नया प्रयोग बीजेपी के भीतर होगा। इन सब के लिए भी इंतजार करना होगा क्योंकि रास्ता 10 फरवरी के बाद ही तय होगा। तो दिल्ली चुनाव के बीच में एक पहल जम्मू कश्मीर में, रिपोर्ट देखिए। अफस्पा, धारा 370 और राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर जैसे ही बीजेपी से समझौता हो जाएगा वैसे ही 6 बरस के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ ले लेंगे और मोदी सरकार दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राहत पैकेज रिलीज कर देगी। समझौते की राह पर गर्माहट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि राज्यपाल एमएन वोहरा से बीजेपी नेताओं की सरकार बनाने को लेकर चर्चा शुरू हुई है। लेकिन पीडीपी अभी भी अपने दिल की बात दिल में ही दबाए हुए है। वो खामोश है, हालात को परख रही है। पार्टी का नेतृत्व, संगठन का नेतृत्व अपने ढंग से इस विषय को विचाराधीन रखे हुए और अपनी प्रक्रिया में है। उचित समय पर वो स्वयं आपके साथ इस बारे में जानकारी भी साझा करेंगे। वैसे गतिरोध का एक और मुद्दा बाढ़ राहत पैकेज को लेकर भी है। पीडीपी जो राशि मांग रही है उस पर बीजेपी तैयार नहीं थी, लेकिन